स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने समाज में हो रहे अपराध को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपराध की एक और अनसुनी यात्रा। देवेंद्र को जहां सहानुभूति और आत्मीयता की जरूरत थी, वहीं ममता को धैर्य और विश्वास की। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि न उसे सिंपैथी मिली और न वह ध्येय से काम ले सकी। कुछ दिनों पहले कानपुर के एक नामी गिरामी इंजीनियरिंग संस्थान के गर्ल्स हॉस्टल में कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी, क्योंकि अगले दिन रविवार होने की वजह से संस्थान में छुट्टी थी। अधिकतर लड़कियां हॉस्टल के बरामदे में बैठी गपशप कर रही थी, तो कुछ अगले दिन पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बना रही थी। अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज ने सभी को चौंका दिया। लड़कियां यह जानने की कोशिश करने लगी कि चीख की आवाज आई कहां से। काजोल, ज्योति और निशा अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आईं। काजोल ने कहा, शायद आवाज कमरा नंबर 212 से आई है। वह कमरा एमटेक की छात्रा ममता शुक्ला का था। ज्योति और निशा ने ममता को आवाज देकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा अंदर से बंद था। तब तक कई अन्य लड़कियां वहां आ गई थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, रोशनदान से झांक कर देखो कि ममता दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। कुछ लड़कियां एक मेज उठा लाईं। मेज पर कुर्सी रखकर दो लड़कियों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। दीप्ति ने कुर्सी पर खड़े होकर दरवाजे के ऊपर लगे रोशनदान से अंदर झांका, लेकिन कमरे के अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तब दीप्ति ने रोशनदान का शीशा तोड़ दिया और अंदर हाथ डालकर दरवाजे की सिटकनी खोल दी। दरवाजा खुलते ही काजोल और ज्योति कमरे के अंदर गई। अंदर का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गई। तब तक दीप्ति और अन्य कई लड़कियां भी अंदर पहुंच गई। अंदर का हाल देखकर सभी डर गई। दीप्ति ने सभी लड़कियों को कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसने निशा और ज्योति को दरवाजे के बाहर रुकने को कहा और खुद काजोल के साथ वार्डन को सूचना देने चल पड़ी। सूचना मिलते ही वार्डन डॉक्टर आरपी अस्थाना, मुख्य सुरक्षा अधिकारी डीपी गोयल, सहायक मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरएन श्रीवास्तव के साथ कमरे पर आ पहुंचे। वार्डन श्री अस्थाना ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ कमरे में प्रवेश किया। कमरे की दक्षिणी दीवार के पास फर्श पर ममता पड़ी थी। उससे थोड़ी दूरी पर एक युवक पड़ा था। फर्श पर ढेर सी उल्टी पड़ी थी। वार्डन श्री अस्थाना ने फौरन सुरक्षा अधिकारी को भेजकर संस्थान के हेल्थ सेंटर से डॉक्टर एसके तिवारी को बुलवाया। डॉक्टर तिवारी ने ममता का परीक्षण करके उसे मृत घोषित कर दिया। युवक बेहोश था। उसे होश में लाने का प्रयास किया गया तो थोड़ी देर में वह होश में आ गया। युवक ने अपना नाम देवेंद्र सिंह बताया। उसने यह भी बताया कि वह ममता से प्रेम करता था। प्रेम में निराश होकर उसने ममता को जहर दे दिया था और खुद भी जहर खा लिया था। वार्डन श्री अस्थाना ने आरएन श्रीवास्तव के साथ देवेंद्र को अस्पताल भिजवा दिया। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड को लिखित सूचना देकर कोतवाली भेज दिया। सिक्योरिटी गार्ड कोतवाली पहुंचा तो उस समय कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर इंद्रनाथ अपने कक्ष में बैठे थे। गार्ड ने वार्डन द्वारा दी गई लिखित सूचना उन्हें दे दी। सूचना पढ़कर इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया। उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को भी घटना की सूचना दे दी और खुद पुलिस दल के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। घटनास्थल पर पहुंचकर इंस्पेक्टर इंद्रनाथ ने ममता के शव का निरीक्षण किया। ममता के कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसके चेहरे पर सफेद पाउडर जमा हुआ था। शरीर पर कोई घाव का निशान नहीं था। आसपास का सामान बिखरा पड़ा था। देखने से ही लगता था कि ममता ने जान बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। इसी बीच तमाम पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इन अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। ममता के कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को आर्सेनिक पाउडर 500 ग्राम, आर्सेनिक पाउडर की रसीद, मिठाई, दवा के कुछ कैप्सूल, एक टेप रिकॉर्डर, कैसेट, 2 मोबाइल फोन, 3 पोस्टर जिन पर देवेंद्र ने अपनी प्रेम कथा लिखी थी, एक सीरिंज और देवेंद्र सिंह के नाम की एक चेकबुक मिली। इन सब चीजों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। कमरे में पड़ी उल्टी को भी पुलिस ने सील करके कब्जे में ले लिया। आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने ममता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इंस्पेक्टर इंद्रनाथ ने इस मामले की जांच इंस्पेक्टर जयकरण को सौंप दी। अभियुक्त देवेंद्र सिंह पुलिस के कब्जे में था। जयकरण ने सबसे पहले उसी से पूछताछ की। देवेंद्र का कहना था कि वह ममता से प्रेम करता था। उसने ममता को मारा नहीं था।
जबकि घटनास्थल पर प्राप्त साक्ष्य कुछ और ही कह रहे थे। जांच के दौरान पूरी कहानी कुछ इस तरह प्रकाश में आई। देवेंद्र सिंह के पिता आर.के. सिंह लखनऊ स्थित सचिवालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे। देवेंद्र के अलावा उनकी 2 बेटियां थीं। देवेंद्र अकेला बेटा था, इसलिए वह माता पिता का बड़ा दुलारा था। वह देवेंद्र को किसी बात की कमी नहीं होने देते थे। इस प्यार दुलार ने देवेंद्र को जिद्दी बना दिया था। वह जिस चीज के लिए अड़ जाता उसे लेकर ही मानता था। घर में किसी बात की कमी तो थी नहीं, इसलिए उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। देवेंद्र में कई गुण भी थे। वह बहुत महत्वाकांक्षी तथा धुन का पक्का था। पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। विज्ञान से पढ़ाई पूरी करने के बाद देवेंद्र इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुट गया। वह मेहनती तो था ही, इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के लिए उसे चुन लिया गया। वह लखनऊ से इलाहाबाद चला गया और वहां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। नया सत्र शुरू हुआ था, इसलिए कॉलेज में इंट्रोडक्शन चल रहा था। पुराने छात्र नए लड़के लड़कियों की खिंचाई कर रहे थे। ऐसे में देवेंद्र की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसने उसी साल बीटेक में प्रवेश लिया था। लड़की का नाम था ममता शुक्ला। ममता आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। पहली मुलाकात में ही देवेंद्र ममता से बहुत प्रभावित हुआ। ममता के पिता महिपाल शुक्ला लखनऊ में रेलवे विभाग में अभियंता थे। श्री शुक्ल की 3 बेटियां थीं। उनमें ममता दूसरे नंबर पर थी। चूंकि देवेंद्र भी लखनऊ का रहने वाला था, इसलिए ममता और देवेंद्र में मित्रता हो गई। देवेंद्र जब लखनऊ जाता, ममता उसे अपने भी काम सौंप देती। इस तरह वह ममता के घर भी आने जाने लगा। कुछ ही दिनों में वे अच्छे दोस्त बन गए। उसी बीच ममता बीमार पड़ गई। इलाहाबाद में देवेंद्र के सिवा उसका कोई अन्य आत्मीय नहीं था। उस समय देवेंद्र ने बड़ी लगन से ममता की देखभाल की। कुछ ही दिनों में ममता स्वस्थ हो गई। देवेंद्र की सेवा ने ममता का दिल जीत लिया। वह देवेंद्र से प्रेम करने लगी। देवेंद्र तो मन ही मन ममता को पहले से ही चाहता था। दोनों प्यार की राह पर चल पड़े। उनकी मुलाकातें ही नहीं होने लगी, बल्कि दोनों की फोन पर लंबी लंबी बातें भी होने लगी। जल्दी ही उनका प्रेम चर्चा का विषय बन गया। न जाने कैसे इस बात की खबर ममता के घर वालों तक पहुंच गई। महिपाल शुक्ला को यह बात नागवार गुजरी। ममता किसी अन्य जाति के लड़के से संबंध जोड़े, यह उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन जवान बेटी से खुलकर कुछ कह भी नहीं सकते थे। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ममता को कई बार अवश्य टोका, लेकिन ममता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ममता जब भी लखनऊ आती, देवेंद्र के घर अवश्य जाती। देवेंद्र के परिवार वाले ममता को बहुत मानते थे, खास तौर पर उसकी माँ। वह ममता को अपनी बहू बनाने के लिए बहुत लालायित थी। देवेंद्र ने बीटेक पूरा कर लिया तो लखनऊ आ गया। उसे ममता से दूर होने का बहुत दुख हुआ, लेकिन मजबूरी थी। लखनऊ और इलाहाबाद के बीच ज्यादा फासला नहीं था, इसलिए वह बीच बीच में इलाहाबाद का चक्कर लगा लेता था। ममता भी छुट्टी मिलते ही लखनऊ अपने घर पहुंच जाती थी। कुछ समय बाद देवेंद्र को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में नौकरी मिल गई। अब देवेंद्र का ममता से मिलना और कम हो गया। सिर्फ फोन से वह ममता से दिल की बातें कर लेता था। इसी दौरान एक ऐसी घटना घट गई जिसने ममता और संजय को बेचैन कर दिया। उन दिनों ममता की छुट्टियां चल रही थी। वह लखनऊ में थी। देवेंद्र व्यस्तता के कारण काफी दिनों तक ममता से मिलने नहीं आ सका था, इसलिए एक दिन ममता खुद उसके घर जा पहुंची। ममता को देखकर देवेंद्र की माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने ममता को अपने पास बिठाकर कहा, बेटी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए आंटी जी, क्या बात है? ममता ने उत्सुकता से पूछा। बेटी, जब तक बच्चा छोटा होता है, माँ उसे अपने आंचल तले हर बुराई से दूर रखती है, लेकिन उसके बड़े होने पर माँ बाप का नियंत्रण कम हो जाता है। फिर वह अपनी जिंदगी में दखल पसंद नहीं करता। आंटी जी, मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? ममता, देवेंद्र में एक बहुत बड़ा अवगुण है जो शायद तुम्हें नहीं मालूम। वह नशीली दवाएं खाने लगा है। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई। वह मेरी एक नहीं सुनता। लेकिन बेटी, मुझे विश्वास है कि अगर तुम समझाओगी तो वह जरूर मान जाएगा। यह सुनकर ममता सन्न रह गई। देवेंद्र ऐसा होगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था।
उसके निश्चल एवं भावुक हृदय को गहरी ठेस लगी। आंखों में आंसू भर आए। वह उसी वक्त अपने घर लौट आई। दिन भर अपने कमरे में पड़ी रोती रही। शाम को जब महिपाल शुक्ला घर लौटे तो बेटी का उतरा चेहरा देखकर उन्होंने पूछा, ममता, बहुत सुस्त हो? तबीयत तो ठीक है ना? ममता ने पिता की बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस गुमसुम बैठी रही। श्री शुक्ला दिन भर के थके थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा पूछताछ नहीं की। वह अपने कमरे में चले गए। 2 दिनों बाद रविवार को नौकर ने आकर कहा, बिटिया, देवेंद्र बाबू आए हैं। देवेंद्र का नाम सुनते ही ममता उत्तेजित हो गई। भावावेश में वह नौकर को डांटते हुए बोली, उनसे कह दो यहाँ से चले जाएं। मैं उनका मुंह नहीं देखना चाहती। नौकर सिर झुका कर चला गया। फिर देवेंद्र खुद वहाँ आ गया। उसे देखते ही ममता उठकर कमरे से बाहर जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, क्या बात है? सरकार के तेवर बदले बदले से हैं। छोड़ो देवेंद्र, मुझे तुम्हारा मजाक हर समय अच्छा नहीं लगता। ममता उसका हाथ झटक कर बोली, लो छोड़ दिया, पर इतना तो बता दो, बंदे से खता क्या हुई है? गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है, वरना तुम्हारे फरेब को पहले ही समझ लेती। ममता, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। नहीं देवेंद्र, अब मेरी आंखें खुल गई है। लेकिन मैंने किया क्या है, पहले ये तो बताओ। देवेंद्र, तुम ड्रग्स लेते हो, यह बात तुमने मुझे कभी नहीं बताई। ममता कांपते स्वर में बोली। यह सुनकर देवेंद्र को झटका लगा। अगले क्षण खुद को संभालते हुए बोला, ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया है। देवेंद्र, आज से हमारा रिश्ता खत्म। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ऐसा ना कहो ममता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। देवेंद्र भावुक हो गया। वह बहुत देर तक ममता को समझाता रहा कि वह सारी बुरी आदतें छोड़ देगा, लेकिन ममता पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में देवेंद्र उठकर चला गया। उसके जाने के बाद ममता ने यह बात घर में सबको बता दी। महिपाल शुक्ला मन ही मन आश्वस्त हुए कि चलो यह कांटा अपने आप ही निकल गया। घर में छुट्टियां बिताकर ममता इलाहाबाद आ गई। इस बीच देवेंद्र ने कई बार ममता से मिलने की कोशिश की, लेकिन ममता उसके सामने नहीं आई। उसके इस तरह रूठ जाने से देवेंद्र बहुत परेशान था। वह ममता को लगातार फोन भी करता रहा, पर उसका नंबर देखते ही ममता फोन काट देती। बाद में उसने अपना नंबर ही बदल लिया। वह ममता से मिलने कई बार इलाहाबाद भी गया, लेकिन वहाँ भी ममता ने उससे सीधे मुंह बात नहीं की। प्यार के बदले उपेक्षा मिलने के बावजूद देवेंद्र ममता को भूल नहीं सका। वह उसके पीछे लगा रहा, उसे समझाता रहा। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन ममता का गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर वह उसे पहले की तरह चाहने लगेगी। लेकिन उसका सोचना गलत निकला। ममता उससे दूर होती गई। वह पागलों की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराता रहा। अब वह नशा भी कुछ ज्यादा ही करने लगा था। कहा जाता है कि उसने एक बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। कुछ दिनों बाद देवेंद्र पर एक और कहर टूटा। उसे कहीं से पता चला कि ममता किसी हरिहर तिवारी नामक लड़के से प्रेम करने लगी थी। ममता ऐसा करेगी, उसे यकीन नहीं हुआ। वह ममता से मिलने इलाहाबाद जा पहुंचा। उसे देखते ही ममता बोली, देवेंद्र, मैंने कितनी बार कहा कि तुम मुझसे मिलने मत आया करो। ममता, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। देवेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, अब क्या पूछना बाकी है? ममता, क्या ये सच है कि तुम किसी और को चाहने लगी हो? क्यों, आपको कोई ऐतराज है क्या? ममता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी। ममता चिल्लाकर बोली, देवेंद्र, होश की दवा करो। मैं तुम्हारी बांदी नहीं हूँ जो तुम्हारे हुक्म की तामील करूँ। फिर तुम मुझे राकेने वाले होते कौन हो? क्या अधिकार है मुझ पर तुम्हारा? सुनना ही चाहते हो तो सुन लो। मैं हरि से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी भी करूंगी। देवेंद्र का खून खौल उठा। वह गुस्से से आगे बढ़ा, फिर कुछ सोचकर पीछे हट गया। तभी ममता की कुछ सहेलियां वहां आ गई। देवेंद्र उठकर चला गया। इसके बाद से देवेंद्र के विचार बदलने लगे। उसे लगा कि अब वह ममता को कभी नहीं पा सकेगा। धीरे धीरे ममता के प्रति देवेंद्र का प्यार नफरत में बदलने लगा। उसे जब भी ममता के अंतिम शब्द याद आते, वह पागल हो उठता। उसके मन में प्रतिशोध की लहरें उठने लगती। उसने कई बार ममता को धमकी दी कि वह उससे विवाह कर ले,
वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन ममता ने उसकी धमकियों की परवाह नहीं की। अंत में उसने ममता से बदला लेने के लिए एक खतरनाक योजना बना डाली। ममता का बीटेक पूरा हो गया था। उसके पिता चाहते थे कि ममता एमटेक करे, इसलिए ममता ने कानपुर के उस संस्थान में प्रवेश ले लिया और वहीं हॉस्टल में रहने लगी। चूँकि देवेंद्र हर वक्त ममता की टो में रहा करता था, इसलिए उसे सारी जानकारी थी। दिसंबर महीने में देवेंद्र ने अपनी योजना के अनुसार लखनऊ के अमीनाबाद से 500 ग्राम आर्सेनिक पाउडर खरीदा। फिर उसी शाम वह अपनी मारुति आल्टो कार से ममता से मिलने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उसने मिठाई भी खरीद ली थी। 15 दिसंबर की दोपहर 3 बजे देवेंद्र कानपुर पहुंच गया और अपने एक दोस्त के घर ठहरा। आराम करने के बाद देवेंद्र गर्ल्स हॉस्टल पहुंचा। ममता का कमरा ढूंढने में उसे खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कमरे में ताला लगा देखकर वह सोच में पड़ गया। आखिर ममता कहाँ चली गई? उसने हॉस्टल में पूछा तो पता चला कि वह अपनी सहेली के घर गई है, पर वह किस सहेली के घर कहाँ गई है यह कोई नहीं बता सका। वहाँ से निराश होकर देवेंद्र ममता के परिचितों के यहाँ चक्कर काटने लगा। काफी भागदौड़ के बाद उसे ममता के बारे में पता चल गया। ममता अपनी सहेली सुष्मिता के यहाँ गई थी। सुष्मिता ममता के साथ पढ़ती थी, इसलिए देवेंद्र भी उससे परिचित था। वह उसी दिन सुष्मिता के घर जा पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात सुष्मिता के पिता डॉक्टर DN मेहरा से हुई। उसने डॉक्टर मेहरा को बताया कि वह ममता का दोस्त है और उससे मिलना चाहता है, तो उन्होंने ममता को बुलवा दिया। अचानक उसे देखकर ममता हैरान रह गई। उसने तीखे स्वर में पूछा, यहाँ क्यों आए हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, ममता, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने घूमने का प्रोग्राम बनाया है, बस तुम जल्दी तैयार हो जाओ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। नहीं, तुमको चलना ही पड़ेगा। आज मैं तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा, कहकर देवेंद्र ने ममता का हाथ पकड़ लिया। ममता चिल्ला पड़ी। शोर सुनकर डॉक्टर मेहरा आ गए। उन्हें देवेंद्र की बदतमीजी पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने आगे बढ़कर ममता को छुड़ाया और उसे डांटकर घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन ममता अपने हॉस्टल आ गई। वह पिछले दिन की घटना से काफी परेशान थी। कुछ देर बाद उसकी सहेलियां उसे बुलाने आईं, लेकिन ममता ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर क्लास में जाने से इनकार कर दिया। लड़कियों के जाने के बाद वह कमरा बंद करके बिस्तर पर लेट गई। सोचते सोचते ही उसकी आंख लग गई। करीब 11:30 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। ममता ने उठकर दरवाजा खोला तो चौंक पड़ी। सामने देवेंद्र खड़ा था। ममता की भ्रिकुटी तन गई। उसने गुस्से से पूछा, अब यहाँ क्या लेने आए हो? देवेंद्र ने धीमे से कहा, ममता, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देवेंद्र, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। नहीं ममता, आज तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, कहते हुए देवेंद्र कमरे के अंदर आ गया। उसकी इस जबरदस्ती पर ममता को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कुछ बोली नहीं। अपना सामान रखने के बाद देवेंद्र ने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुर्सी पर बैठकर बोला, तुमने सुष्मिता के घर मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया। ममता ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय पूछा, देवेंद्र, तुम इस तरह मुझे क्यों तंग कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? ये तुम अच्छी तरह जानती हो, देवेंद्र ने कहा। लेकिन अब वह संभव नहीं है। मैं नहीं मानता ममता, तुम्हें मैं अपना कर ही रहूंगा। कुछ पाकर खो देना मेरी फितरत में नहीं है। यह तुम्हारी भूल है देवेंद्र, ऐसा कभी नहीं होगा। एक बार फिर सोच लो ममता। मैंने खूब सोच लिया है। तुमसे शादी करके मैं अपना जीवन नष्ट नहीं कर सकती। ममता उठते हुए बोली, अपनी बात कह चुके हो तो जा सकते हो। अरे तुम तो नाराज हो गई, बैठो तो सही। देखो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। देवेंद्र ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं खानी तुम्हारी मिठाई, ममता ने रूखे स्वर में कहा। लेकिन देवेंद्र नहीं माना। वह खुद ही उठकर पानी भी ले आया। फिर उसके बहुत जोर देने पर ममता ने मिठाई खा ली। दोनों काफी देर तक बैठे बातें करते रहे। बातों का सिलसिला अंत में फिर शादी पर आकर अटक गया। देवेंद्र ने ममता को बहुत समझाया, पर वह अपने पर अड़ी रही। तब देवेंद्र उग्र हो उठा। वह बोला, ममता, तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी। हमें कोई अलग नहीं कर सकता।
इसके बाद उसने बलपूर्वक ममता के मुंह में आर्सेनिक का घोल उड़ेल दिया। ममता ने बचाव के लिए बहुत हाथ पांव मारे, चीखी चिल्लाई, पर देवेंद्र की पकड़ से छूट न सकी। इस हाथापाई में थोड़ा सा घोल ममता के चेहरे पर भी छलक गया। धीरे धीरे ममता पर जहर का असर होने लगा। उसकी पलकें बंद होने लगी। ममता के अचेत होने तक संजय भी होश खो बैठा। वह पागलों की तरह दीवार पर लगे पोस्टरों पर अपनी प्रेम कथा लिखने लगा। कुछ समय बाद उसकी भी हालत ममता जैसी होने लगी। वह भी जमीन पर गिर पड़ा। तभी हॉस्टल की लड़कियां आकर दरवाजा पीटने लगी थी। कथा लिखे जाने तक देवेंद्र जेल में था। उसकी जमानत नहीं हो सकी थी। वह प्यार का अधिकार पाने के लिए बेचैन था, लेकिन यह नहीं समझ पाया कि प्यार कोई वस्तु नहीं जिसे जबरदस्ती हासिल किया जा सके।